हेलो दोस्तों, मैं उमाशंकर एक बार फिर से ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का टर्म 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। वो भी आपका 2 मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आग लगा देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला है जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही पूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अर्थात आपको 7 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी एक शब्दों में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय निजी व्यक्ति या निजी संस्था के द्वारा ली जाती है। अर्थात निजी व्यक्ति और निजी संस्था के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विनियोग को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन को विनियोग कहा जाता है। विनियोग का अर्थ होता है निवेश करना, अर्थात जो निवेश करते हैं वही विनियोग होता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शामिल किया जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है। अर्थात व्यावसायिक बैंक के द्वारा साख सृजन किया जाता है। इसके बाद है, यदि हमारा क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान 1 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमसीएस का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम लोग इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला से, अर्थात यहाँ एमपीसी का मान दिया है 1, तो 1 माइनस 1, अर्थात 1 में से 1 माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग एमपीएस ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से एमपीसी भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कर के भार को किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था पर स्थानांतरित हो सके तब इस प्रकार के कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे बिक्री कर, अर्थात जो बिक्री कर के जो टैक्स प्राप्त किया जाता है उसी को कर कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद क्वेश्चन है, विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी विदेशी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किए किसी देशी कंपनियों के शेयर, बंधपत्र आदि में किया गया निवेश या किसी देशी कंपनी में सम्मिलित साझेदारी के रूप में प्रत्यावर्तनीय निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लूमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा J.M. केन्स। इसके बाद है,
माल सूची में नियोजित संचय से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा माल सूची में फर्म के द्वारा जानबूझ कर की गई वृद्धि को माल सूची का नियोजित संचयन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखिए। तो केंद्रीय बैंक मुद्रा का निर्गमन करता है, जबकि व्यवसायी बैंक मुद्रा का निर्गमन नहीं करता है। इस प्रकार यह इन दोनों का अंतर है। इसके बाद क्वेश्चन है, कर की परिभाषा दीजिए, अर्थात टैक्स क्या है? तो व्यक्ति या कोई संस्था द्वारा सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान जिसके लिए कोई सेवा हेतु पुनः दावा नहीं किया जा सके, कर कहलाता है, टैक्स कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत उस प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल होती है जिसका प्रयोग एक उपभोक्ता के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए होता है, जैसे मनोरंजन, कपड़ा आदि। ये हमारा उपभोक्ता वस्तु है जिसका हम अपने जीवन में आवश्यकता के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, निवेश गुणक की धारणा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा J.M. केन्स। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, अवमूल्यन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य को निवेशी मुद्रा के मूल्य की तुलना में मौलिक अधिकारियों के द्वारा की गई नीतिगत कमी को अवमूल्यन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियों के नाम बताइए, अर्थात किससे राष्ट्रीय आय को मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। उत्पाद विधि जो उत्पादित किया जाता है, व्यय जो खर्च किया जाता है और आय विधि द्वारा मापा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, आय के चक्रीय प्रवाह में अंतःक्षेपण या भारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आय के चक्रीय प्रवाह में योग को अंतःक्षेपण या भारण कहा जाता है, जैसे निवेश। इसके बाद क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए, अर्थात मनी क्या है? तो विनिमय का साधन और या लेख की इकाई के रूप में सामान्य स्वीकार्य वस्तु मुद्रा कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा शून्य आय स्तर पर होने वाला उपभोग व्यय स्वायत्त उपभोग कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा सरकार की उस प्राप्ति को पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है जो सरकार के उत्तरदायित्व का सृजन सरकार के द्वारा की जाती की परिसंपत्ति को कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए कि इसका आंसर हो जाएगा किसी देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों में से वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है तो उसे आयात कहा जाता है। अर्थात कोई वस्तु को खरीदते हैं उसको आयात, और जब कोई वस्तु को बेचते हैं तो उसे निर्यात कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आर्थिक एजेंट कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति या संस्था आर्थिक एजेंट होते हैं, जैसे उपभोक्ता। इसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय
उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है नकल निधि अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं CRR, से आप क्या समझते हैं। CRR अर्थात कैश रिवर्स रेशियो, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कैश रिवर्स रेशियो, से क्या समझते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों के द्वारा अपनी कुल जमा का वह भाग जिसे केंद्रीय बैंक के द्वारा नगद रूप में रखा जाता है नगद निधि अनुपात कहलाता है। इसके बाद है सरकारी बजट, से आप क्या समझते हैं। तो एक वर्ष में सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा सरकारी बजट कहलाता है। अर्थात बजट का अर्थ ही होता है लेखा जोखा को प्रकट करना। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है राजस्व। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं। सरकार, इसका आंसर हो जाएगा सरकार की गैर प्रतिवेद प्राप्तियां राजस्व प्राप्ति कहलाती है। अर्थात इसे पाने के लिए सरकार से पुनः दावा नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग कोई भी जमीन का रसीद कटवाते हैं वो हमारा राजस्व में चला जाता है, जिसका पुनः हम सरकार से नहीं दावा कर सकते। इसके बाद है समग्र मांग क्या है। इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मांग को समग्र मांग कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है व्यापार संतुलन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्यों का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। अर्थात दोनों बराबर हो जाएगा तो उसी को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। अर्थात खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों इक्वल हो, बराबर हो। इसके बाद हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो दोस्तों अगर यह आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। मेरा चैनल का नाम है ट्रिकी बाय एस गुप्ता। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है विनियोग को परिभाषित कीजिए। जैसा कि आपको पहले भी बता दिए थे, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, इसीलिए यह क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए VVI है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही VVI है, आपका ये क्वेश्चन बहुत VVI है। तो विनिमय योग को परिभाषित कीजिए। अर्थात पूंजीगत पदार्थ के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को विनियोग या निवेश कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन प्रत्यक्ष कर क्या है। वैसा कर जिसका भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर लगाया जाता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे आयकर, अर्थात कोई भी आयकर GST सब आपका ही कर है, ये प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर अर्थात जो बिक्री कर लगता है उसी को हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है ऋणों का भुगतान पूंजीगत व्यय क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणों के भुगतान करने से उत्तरदायित्व में कमी होती है, इसीलिए उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है यदि MPC का मान 0.3 है तो MPS का मान क्या होगा। तो MPS निकालने के लिए हम 1 माइनस MPC कर देंगे तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा 1 माइनस 0.7 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7।
7। इस तरह से हम MPS या MPC निकाल सकते हैं, क्योंकि MPS प्लस MPC इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी देश का आर्थिक संबंध विश्व के किसी दूसरे देश के साथ नहीं होता है, उसे देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।